ध्यान दीजिएगा आगे इसने क्या करवाया, तो इसके बारे में उल्लेख मिलते हैं कि इसने कुछ तो इसने शिलालेख लिखवाए, शिलालेख बड़े बड़े, कुछ इसने स्तंभ लेख लिखवाए, वृहद स्तंभ लेख बता रहा हूं मैं, वृहद स्तंभ लेख, तो कुछ इसने स्तंभ लेख भी बनवाए, खुदवाए स्तंभ लेख, और कुछ इसने गुहा लेख भी खुदवाए थे। गुहा लेख मतलब गुफाओं के लेख, तो इसने खुदवाए हैं। ध्यान देना दोस्तों, शिलालेख की अगर मैं बात करूं तो मेन 14 शिलालेख इसके हैं, 14 शिलालेख आते हैं इसके। स्तंभ लेख जो है वो 7 हैं, 6 जगह से 7 प्राप्त हुए हैं। और गुहालेख की अगर मैं बात करूं तो ध्यान देना, गुहालेख जो है इसमें भी बहुत सारी गुहालेख है, लेकिन 2 महत्वपूर्ण है। एक तो इसमें सांची का गुहालेख और एक आता आपका सांची, और एक और है आपका गुहालेख जो पड़ता है सांची, और एक और है सारनाथ। तो ये 2 जो है ये आईएमपी है, बाकी इतने आईएमपी नहीं है, तो इन दोनों के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूंगा। 14 शिलालेख जो है दोस्तों, इनके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। 14 शिलालेखों के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताने का प्रयास करता हूँ। 14 के 14 बता दूँ कि आईएमपी बताऊँ? 14 ही बता दूँ, चलो 14 ही बता देता हूँ। उसके बाद पहले आईएमपी बता दूंगा कि भाई ये आईएमपी है, पर 14 के 14 ही जान लो आप। 14 शिलालेख के हम थोड़ा डाल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी उल्टा हो गया, 10 पहले आएंगे 11 बाद में आएंगे, तो 11 12 13 और लास्ट में आपका 14। ये 14 शिलालेख जो है आपके, ये मैंने आपके यहाँ पर लिख दिए। अब मैं आपको एक एक करके आप सारे बता दूंगा। देखो, कुछ करो ना करो, कुछ ऐसे हैं जो आने वाले हैं, जिससे आपका ये 13 और 14 दोनों आईएमपी है, ये आते ही है। कुछ ना करो 13 तो कर ही लेना, आईएमपी है। इधर से 4 आईएमपी, थोड़ा सा 4 भी आईएमपी है। उसके बाद में 8वां भी आईएमपी थोड़ा सा, और पहला दूसरा भी आईएमपी मान लो आप। तो ऐसे करके कुछ ये आईएमपी वाले हैं। पर मेरा मानना है कि अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो सारे ही याद कर लेना, और हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। 14 में याद करवा दूंगा आपको, ध्यान दो। 14 शिलालेख जो है, उन 14 शिलालेख की बात कर रहे हैं हम। फिर उसके बाद में हम स्तंभ लेख को अलग से पढ़ेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ केवल किसकी, 14 शिलालेखों की बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम शिलालेख ही पढ़ रहे हैं आज। तो शिलालेख के बारे में ध्यान देना। अब शिलालेख जो है उसमें 14 शिलालेख मैंने आपको बताए हैं। 14 शिलालेखों में सबसे पहले जो शिलालेख आता है उसमें कहा गया है, अशोक ने कहा कि भाई पशु हत्या पर रोक लगाई जाएगी। पशु हत्या पर क्या लगाई जाएगी? रोक लगा जाएगी, यानी कि पशु हत्या नहीं करोगे। हाँ, फिर भी नहीं मानो आप तो 1 साल में 2 तो मोर मार सकते हैं आप, और 1 हिरण मार सकते हैं। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं मार सकते। ये भी बंद करना पड़ेगा बाद में, पर अभी थोड़ा सा इजाज़त है। पशु हत्या पर रोक, यानी कि पहला जो शिलालेख है वो क्या बोलता है उसमें, वो बोलता है कि पशु हत्या पर रोक लगाई थी अशोक ने। तो अशोक ने जनता से विनम्र विनती की कि देखो पशु हत्या को रोक लगाना है, और 2 मोर को मारना है, 1 हिरण को 1 साल में मारना है, इससे ज़्यादा आप नहीं मार सकते। तो पशु हत्या पर पहली बार रोक लगाई थी पहले शिलालेख में। दूसरा जो शिलालेख है उसमें अशोक ने क्या कहा, तो दूसरे शिलालेख में अशोक ने कहा था कि पशु तथा मानव के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाऊंगा। तो चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवाने की बात कही, पशु के साथ साथ मानव की वो भी फ्री वाली सुविधा। तो ये भी बात कही इसने किसमें, दूसरे अभिलेख में। तीसरा जो अभिलेख है इसका, उस तीसरे अभिलेख में इसने कहा कि भाई जनता मेरी जनार्दन है, जनता ही सब कुछ है। तो इसने कहा कि भाई जनता के लिए सब कुछ है। तो जनता के लिए इसने क्या किया, 3 लोगों को, 3 अधिकारियों को इसने नियुक्त किया। एक तो था युक्तक या युक्त, एक होता था इनके यहाँ रज्जुक, एक होता था इनके यहाँ प्रादेशिक। ये 3 अधिकारी होते थे उस समय। भाई जो बाजार वगैरह की नियंत्रण रेखा को देखे तो कोई भी लूटपाट ना करे, इस चक्कर में कहते हैं कि हर 5 वर्ष में जो है ये क्या करते थे,
चेक करते थे कि कोई गड़बड़ी ना करे, मैं जनता के लिए, मेरी जनता सब कुछ है मेरे लिए, और कोई जनता के खिलाफ कोई काम गलत ना करे, उसकी चेक करने के लिए उसने ये जो है 3 लोगों को जो है 3 लोगों के बारे में बताया तीसरे अभिलेख में। चौथा जो शिलालेख है उसका ये है, तीसरा शिलालेख में तो 3 लोगों की बात करी इसने, भाई तीसरे से 3 लोग याद रखना है, युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक। चौथा जो शिलालेख है उसमें अशोक ने कहा कि देखो, मैंने आज से कलिंग युद्ध के बाद इसने कहा था कि मैं, चौथे अभिलेख में इसने लिखा है कि भेरी घोष को छोड़ चुका हूँ, और भेरी घोष को छोड़कर मैंने अब किसको अपना लिया है, धम्म घोष को अपना लिया है। तो भेरी घोष यानी कि भेरी घोष आप जानते हैं, भेरी जो पहले युद्ध चलते थे और युद्ध में जो है वो चलती है ना बजाने की, ऐसी टेढ़ी होती है, देखा होगा आपने, खूब देखा होगा भाई, ऐसी ऐसी बजाने की होती है, युद्ध होता है तो आरंभ होता है तो वो बजती है, इसे बोलते हैं भेरी घोष। तो इसने क्या किया, भेरी घोष को छोड़कर धम्म घोष को अपनाया था। ये थोड़ी सी जानकारी यहाँ कहाँ मिलती है, तो ये चौथे नंबर के जो अभिलेख है, शिलालेख है, उसमें इसने बोला था कि भेरी घोष को छोड़कर मैंने किसको अपना लिया है, धम्म घोष को, यानी कि धर्म का जो है उसने ऐसा धर्म का उठाया है धम्म घोष। तो ये बात चौथे शिलालेख में बोली है। अब पांचवा जो शिलालेख है उसमें इसने क्या बताया है, तो पांचवें शिलालेख के बारे में उल्लेख मिलता है कि इसने, पांचवें शिलालेख के बारे में जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है कि इसने महाधम्म पात्रों की नियुक्ति की थी इसने। तो महाधम्म पात्रों की इसने क्या की थी कि नियुक्ति की थी। इस बात का उल्लेख इसने में कहाँ पर किया है इसने, तो वो किया है कहाँ पर, पांचवें शिलालेख में। छठा जो शिलालेख बोलता है वो क्या बोलता है, छठा शिलालेख में इसने कहा कि भाई देखो, जनता का मेरे ऊपर कर्ज है, जनता का मेरे ऊपर क्या है, कर्ज है, और जनता के हर कार्य की मैं खाता रहूं, सोता रहूं, पीता रहूं, जो भी करूं मैं, मुझे हर पल जनता की सूचना होनी चाहिए, भाई जनता क्या कर रही है, जनता कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके लिए इसने जनता सूचना हेतु जनता की जानकारी मांगी। तो छठे अभिलेख में इसने कहा कि मैं कुछ भी करूं, मैं सोता रहूं या मैं शायरनामा में रहूं या मैं महफिल में रहूं, मेरे पास जनता की हर खबर होनी चाहिए। तो जनता की सूचना की बात इसने छठे शिलालेख में कही थी। सातवें शिलालेख मतलब साथ मतलब कहते कि सभी संप्रदाय के लोग जो है वो एक साथ रहो, कोई लड़ाई दोष नहीं है, सभी धर्म अच्छे होते हैं, कोई धर्म बुरा नहीं होता है। तो सभी संप्रदाय को साथ रहना है, साथ रहना है, किसको, साथ रहना है संप्रदाय को, सभी संप्रदाय को साथ रहना है। तो यहाँ पर साथ ये रहना है, साथ 2 बार लिख लेना, साथ संप्रदाय को रहना है। ये बात 7वें शिलालेख में बोली है। 8वें शिलालेख ने इसमें धम्म यात्रा के बारे में बताया है। कहते हैं कि इसने 8वें शिलालेख में धम्म यात्रा का उल्लेख किया। इसने बताया कि मैंने 256 रातें जो है, लगभग कितनी रातें, 256 रातें कुल धम्म यात्रा में मैंने बिताई है। इसके बाद में 9वां जो शिलालेख बोलता है वो क्या बोलता है, तो 9वां शिलालेख बोलता है, दोस्तों ध्यान देना, 9वां शिलालेख इसका जो बोलता है वो ये बोलता है कि जो जनता है, इस जनता के लिए बहुत सारे उसने कार्य भी करवाए थे, और जनता जो है इसको धीरे धीरे पूजने लगती है, जनता इसका आदर सत्कार करने लगती है। तो इसने कहा कि भाई पूजो मत मुझे, मैं ये पूजने से सख्त नफरत हूँ, मुझे मत पूजो। तो इसने क्या किया कि भेंट शिष्टाचार पर नियंत्रण रखा, और साथ ही साथ समारोह पर इसने क्या करवा दिया, नियंत्रण रखवा दिया। समारोह पर प्रतिबंध, समारोह क्या कर दिया इसने, प्रतिबंध कर दिया, समारोह पर रोक लगा दी। तो इसका जो है भेंट शिष्टाचार पर नियंत्रण रखा इसने, और समारोह पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों याद करवा दूंगा, मत टेंशन लेना, आराम से याद हो जाएंगे। थोड़ा सा क्या है कि मैं पूरा बता रहा हूँ, अभी चाहता तो मैं 2-4 बता देता, काम खत्म हो जाता, लेकिन डिटेल से पढ़ोगे तो हमेशा कुछ चीज़ें आपको काम आएगी आगे चल के। ध्यान देना। 10वां जो शिलालेख है उसमें इसने बोला यश कीर्ति की इसने 10वें शिलालेख में क्या की, निंदा की। तो यश कीर्ति की इसने क्या की, निंदा की।
यश कीर्ति की इसने निंदा की 10वें शिलालेख में। फिर इसके बाद में जो इसका 11वां जो शिलालेख आता है, उस 11वें शिलालेख में इसने बोला है कि जो धर्म का जो ज्ञान होता है, उस धर्म के ज्ञान को ही सबसे बड़ा ज्ञान माना जाता है, यानी कि धम्म ज्ञान को ही धम्म दान को, यानी कि जो धर्म का जो दान है वही सबसे बड़ा दान है। तो इसने 11वें शिलालेख में बोला है कि धम्म दान सबसे बड़ा दान, धम्म दान सबसे बड़ा दान। तो धम्म दान सबसे बड़ा दान, तो सबसे बड़ा दान किसको बताया इसने? अपने धम्म दान को बताया है। फिर इसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं, तो इसने सभी संप्रदाय की जो है सभी धर्म को इसने अच्छा बताया, किसी धर्म को बुरा नहीं बताया, तो सभी धर्म को इसने अच्छा बताया। तो ये 12वें शिलालेख में इसने बोला है कि भाई सभी धर्म जो है अच्छे होते हैं और सभी धर्मों का हमें क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। तो सभी धर्म की प्रशंसा की, सभी धर्म को अच्छा बताया इसने, सभी धर्म को अच्छा बताया और अच्छा बताने के साथ साथ कल्पना भी की कि भाई सबका क्या करें, सभी धर्मों का क्या करना चाहिए? हमें सम्मान करना चाहिए। तो सभी धर्म को अच्छा बताया और सभी का क्या करना चाहिए? हमें सम्मान करना चाहिए। आप लिख लेना अच्छे से उसको डिटेल में, मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको बोलकर जो बोल रहा हूँ उसको आप लिख लेना कि सभी धर्म को इसमें ध्यान देना। 13वां जो शिलालेख है इसमें कहा गया है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में, यानी कि राज्याभिषेक के 9वें वर्ष अशोक ने एक युद्ध लड़ा था 261 ईसा पूर्व में। इस युद्ध का नाम रखा गया था कलिंग का युद्ध। ध्यान दीजिएगा, अशोक ने एक युद्ध लड़ा था, अपने जीवन का पहला युद्ध था ये, कलिंग का युद्ध लड़ा था। ये 13वां शिलालेख में इस बात का उल्लेख किया गया। और 13वां जो शिलालेख है यह सबसे लंबा शिलालेख है। इस बात को थोड़ा आप ध्यान देना, सबसे लंबा शिलालेख जो है अशोक का वो कौन सा है? 13वां शिलालेख ही सबसे लंबा शिलालेख है। तो 12वें मैंने आपको बताया अभी कि 12वां जो है उसमें अशोक ने कहा कि सभी धर्म को जो है सम्मान करना चाहिए, सभी धर्म अच्छे होते हैं। ये बात अशोक ने 12वें शिलालेख में बोली थी। और 14वां शिलालेख इसका अंतिम शिलालेख है, बड़ा वाला। वो शिलालेख बोलता है कि अशोक ने कहा था कि भाई सभी लोग धार्मिक जीवन जीना प्रारंभ करें और धार्मिक जीवन को जिए सभी लोग। तो ये बात इसने 14वें और 13वें शिलालेख में अशोक ने कलिंग का वर्णन किया है, कलिंग युद्ध का। तो 13वें और 14वें बहुत IMP है, इनको भी आप देखें एक बार, तो इसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। अब इसके बाद में प्रश्न और भी बहुत सारी जगह से आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। जैसे प्रश्न आ जाता है, जैसे आपसे पूछ लेता हो कि भाई आप जो है इसके स्तंभ लेख बताओ और ये भी बताओ कि पहली बार जो है स्तंभ लेख जो खोजा गया था उसमें सबसे पहले किसकी खोज हुई थी, ये थोड़ा सा बताइए। तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले खोजकर्ता जो है ना, शिलालेखों को खोज करने वाला जो पहला आदमी था वो पहली बार खोज हुई थी 1750 में। 1750 में खोज करता था टी फैंतलर ने पहली बार खोज की थी। जबकि 1837 में पहली बार पढ़ने वाला व्यक्ति था शिलालेखों को, वो पढ़ने वाला था जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेस। तो जेम्स प्रिंसेस ने पहली बार पढ़ा था, जबकि खोज करने वाला जो था उसका नाम था क्या? टी फैंतलर। और जेम्स प्रिंसेस ने क्या किया था? पढ़ा था। तो यहाँ लिख लेना खोजकर्ता, पहली बार शिलालेखों की खोजकर्ता कौन है और पढ़ने वाला कौन है। तो ये दोनों थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है, ये दोनों कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि पढ़ने वाला और खोज करने वाला कौन था और कब पढ़ा था, कब खोज हुई थी, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा सभी का। चलो आगे ध्यान दें दोस्तों, अब हमारा बच्चे हैं क्या? स्तंभ लेख बच्चे हैं और थोड़ा गुहा लेख के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा सभी का, मुझे उम्मीद है आप लोगों से। अब ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं स्तंभ लेख की। तो अशोक के जो है 7 वृहद स्तंभ लेख आते हैं। कितने आते हैं दोस्तों? 7 वृहद स्तंभ लेख आते हैं, स्तंभ लेख। तो 7 वृहद स्तंभ लेख जो है ये याद रखना आपको। 7 वृहद स्तंभ लेख में जो अशोक के अन्य स्तंभ लेख मिलते हैं उन 7 के नाम मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए थोड़ा एक ट्रिक भी याद कर लेना, याद करना चाहो तो RLPMT, RL का स्क्वायर कर देना और PMT कर देना। ये एक मतलब याद करने का तरीका है। देखो P से थोड़ा याद रखना प्रयाग,
पी से प्रयाग स्तंभलेख। प्रयाग स्तंभलेख के बारे में उल्लेख मिलता है कि ये पहले कौशाम्बी में था। कहाँ पर था? कौशाम्बी में। कौशाम्बी से इसे अकबर दिल्ली प्रयाग लाया था, यानी कि इलाहाबाद लाया था। तो अकबर का उल्लेख इसमें मिलता है, साथ ही साथ जहांगीर का उल्लेख भी इसमें मिलता है, और साथ ही साथ इसमें समुद्रगुप्त का भी, गुप्त वंश का शासक समुद्रगुप्त का भी इसमें उल्लेख किया गया है। और इसमें बताया गया है कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के लगभग 9 राजाओं को हराया था, जबकि आठवीं प्रदेश के 18 राजाओं को हराया था, जबकि दक्षिण भारत के इसने लगभग 12 राजाओं को हराया था। ये विजय के बारे में जो बातें हैं ये कही गई किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में कही गई थी। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान देना कि भारत को इसने एक तरह से जीता था। और जेम्स स्मिथ ने इसी आदमी को जो है भारत का नेपोलियन कहा था। तो भारत का नेपोलियन कहा गया किसको? तो भारत का नेपोलियन कहा गया था किसको? समुद्रगुप्त को। और जेम्स स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा था। तो प्रयाग स्तंभलेख के बारे में बात हो गई। अब दूसरा स्तंभलेख जो आता है वो आता है दिल्ली मेरठ या मेरठ स्तंभलेख। तो ध्यान दीजिएगा, मेरठ स्तंभलेख जो है ये मेरठ में था। बाद में फिरोज शाह जो था, ये फिरोज शाह इसको कहाँ लाया था? दिल्ली लाया था। तो फिरोज शाह इसको दिल्ली लाया। इसके बाद में तीसरा जो है स्तंभलेख वो आता है दिल्ली टोपरा या दिल्ली टोपरा कला में है, टोपरा कला गांव में पड़ता था। तो दिल्ली टोपरा ये जो है ये भी फिरोज शाह तुगलक ही लाता है। फिरोज शाह ये लाया था इसको। फिर इसके बाद में चौथा जो है वो ध्यान देना, चौथा यही बता दूं कि इधर बता दें, इधर देखो चौथा। अब ये जो ट्रिक है ना, ये लिखा उसका काम भी तो होना चाहिए। देखो, पी से प्रयाग हो गया, एम से मेरठ हो गया, और टी से टोपरा हो गया। देखो पीएमटी काम हो गया, पी से प्रयाग, एम से मेरठ, टी से टोपरा। देखो मेरठ, टोपरा, पी से प्रयाग, ये पीएमटी खत्म हो गया। अब बचा है आरएल। तो देखो आर से हो जाएगा लोहरिया नंदगढ़, लोहरिया अर्राज। पहले लोहरिया अर्राज देख लो, फिर नंदगढ़ देखेंगे। लोहरिया अर्राज। पांचवा है लोहरिया नंदगढ़। तो ध्यान देना, लोहरिया अर्राज और लोहरिया नंदगढ़ दोनों ही पड़ते हैं बिहार के चंपारण में। कहाँ पर पड़ते हैं दोस्तों? चंपारण। बिहार में चंपारण, जहाँ गांधी जी ने क्या किया था? पहला सत्याग्रह किया था अपना 1917 में, वही जगह है चंपारण, बिहार में पड़ता है। और छठा जो है वो रामपुरवा है, रामपुरवा। यहाँ से कहते हैं कि वर्षभ की आकृति प्राप्त हुई थी, यहाँ से है ना, वर्षभ की आकृति। और इसमें लोहरिया जो है नंदगढ़ से कहते हैं कि मोर की आकृति यहाँ से प्राप्त हुई थी, ऐसा बताते हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान देना, ठीक है ना। यहाँ से क्या हुई थी? एक मोर का चित्र प्राप्त हुआ था, यहाँ से मोर चित्र है ना, तो मोर का चित्र लोहरिया नंदगढ़ से प्राप्त हुआ था, और रामपुरवा से वर्षभ की आकृति प्राप्त हुई थी। तो ये थोड़ा सा याद रखना। आरएल डबल किया मैंने, क्योंकि आर से लोहरिया नंदगढ़, लोहरिया राज, और पीएमटी से प्रयाग, मेरठ, टोपरा। ठीक है दोस्तों, तो ये 7 है। गुआलेख में आपको 2 ही याद रखना है बस। गुआलेख में आपको कितना याद रखना है? चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो आप लोग, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये याद रखने वाली कोई बात नहीं है, देखो आराम से याद हो जाएगा। प्रयाग स्तंभलेख कौशाम्बी में था, अकबर जहांगीर समुद्रगुप्त का उल्लेख मिलता है। दिल्ली मेरठ, इसके बारे में और डिटेल से बता दूंगा मैं आपको, है ना। इसके कवि लेखक कौन सी लिपि है? अच्छा, लिपि कौन सी में लिखा गया है? तो ये लिपि बता देता हूँ। देखो अशोक ने जिन लिपियों का प्रयोग किया है उनके सबके नाम बता देता हूँ। जो लिपियाँ अशोक ने यूज़ की है उन सभी लिपियों के नाम यहाँ पर बता देता हूँ। तो लिपियाँ कौन कौन सी है तो ध्यान देना। अशोक ने सर्वाधिक जो लिपि में उपयोग किया ना भारत के अंदर, तो भारत में तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया इसने सबसे ज़्यादा, भारत में ब्राह्मी लिपि। परंतु इसने ग्रीक लिपि का भी प्रयोग किया है अपनी अभिलेखों में। फिर इसके बाद में इसने तीसरी जो लिपि अपनाई है वो अपनाई है आरमाइक लिपि। तो आरमाइक लिपि का भी इसने प्रयोग किया है। तथा चौथी जो इसने लिपि अपनाई है वो चौथी लिपि अपनाई है इसने खरोष्टी लिपि। इस प्रकार से इसने 4 लिपियों का अपने प्रयोग किया था।
सर्वाधिक भारत में पूछी जाए आपसे कौन सी लिपि का उपयोग हुआ है, तो भारत में ब्रह्मा जी भारत में है, तो ब्रह्मा जी भारत के भगवान है, इसलिए ब्रह्मी लिपि भारत में है। तो ये थोड़ा सा याद कर लेना, 4 लिपियाँ हैं ये, इन लिपियों में ये लिखे गए हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे गुहालेख के बारे में बातें। ध्यान देना, गुहालेख जो है इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। ध्यान दो, गुहालेख, तो ध्यान देना जो गुहालेख है वो क्या होता है, गुफाएं, गुफा जो होती है उसी को क्या बोलते हैं, गुफाओं में अगर जो लेख लिखवाए जाते हैं, जो गुफाओं में लेख लिखते हैं उसी को क्या बोलते हैं, गुहालेख बोलते हैं। तो अशोक के जो गुहालेख है उसमें 2 महत्वपूर्ण गुहालेख आते हैं। एक तो आता है सांची का गुहालेख और एक आता है अपना सारनाथ का गुहालेख। तो सारनाथ और सांची दोनों ही आईएमपी है, ज़्यादा बाकी कोई आईएमपी नहीं है। सांची ग्वालेख में तो ये बताया है कि चुगते हुए हंस जो है वो दाना चुग रहा था सींग के नीचे। ऐसा बताते हैं कि सींग की आकृति के नीचे एक हंस जो था वो दाना चुग रहा था। तो ये सी बातें, हंस की आकृति इसमें जो है दाना चुग रहा था, तो ये चुगते हुए हंस का दाना जो है शेर की सींग की आकृति के नीचे, इस बारे में जो है सांची ग्वालेख में बताया गया है। जबकि आईएमपी जो है वो सारनाथ है, क्योंकि सारनाथ थोड़ा आईएमपी बनता है। तो ध्यान देना सारनाथ के बारे में, ध्यान देना थोड़ा सा। सारनाथ जो है ना दोस्तों, ये आपने आपके जो नोट आता है उस पर भी शायद 10 के नोट पर ही सारनाथ का चित्र बना था। और तो याद रखना सारनाथ जो है ऐसा आपने देखा होगा, सारनाथ इस पे क्या था कि सारनाथ का जो चिन्ह बना है ना ऐसा बना, ऐसा थोड़ा सा ध्यान देना, सारनाथ का ऐसा है, ऐसा सारनाथ का ऐसा चित्र बना, इस पर शेर की आकृति बनी हुई है, सिंह की आकृति। हालांकि इसमें चार प्रकार के जानवर इसमें मिलते हैं। एक तो है इसमें सिंह, इसी में है बैल, तो बैल सिंह हाथी और घोड़ा, इन चारों की आकृति का उल्लेख इसमें मिलता है। ऐसा बताते हैं कि ऊपर में एक चक्र होता है, इस पर इसे धर्म प्रवर्तक चक्र माना जाता है। इसमें 32 तिलियां होती है। तो धर्म प्रवर्तक जो चक्र होता है उसमें ऐसा माना जाता है कि इसमें 32 तिलियां होती है। कितनी होती है? जबकि इसमें नीचे जो था वो था यहाँ पर एक, और इसमें 24 तिलियां होती है, जिसे धर्म चक्र बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? धर्म चक्र या धर्म रत्न भी कहा जाता है। और इसमें होती है 24 तिलियां। और याद रखना दोस्तों, यही हमारे तिरंगे में है, जो हमारे भारतीय ध्वज में जो तिरंगे में तिलियां हैं, बीच में ऐसा चक्र है, वो 24 तिलियां वाला जो है ना वो धर्म चक्र है एक्चुअल में, वो उसे धर्म रत्न भी कहा जाता है। तो सारनाथ से ही लिया गया है वो, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए दोस्तों। ये गुहालेख है हमारा, तो ये आपका है। और भी अभी मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था का एक वीडियो और लाऊंगा मैं उसमें, तो उसमें और बातें करेंगे दोस्तों। तो ये मौर्य काल का वीडियो था, और मौर्य काल के अशोक के ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और अगर आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, राम राम सभी को। और दोस्तों एक ही बात कहना चाहूँगा कि लगातार मेहनत करते रहिए। जो भी वीडियो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं दोस्तों, जो कंटेंट में दे रहा हूँ, इस पर आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा और सोचिएगा कि इस तरह की चीज़ें अगर आप करते हैं और इस लेवल को लेकर चलते हैं तो आप निश्चित तौर पे बहुत बड़ी एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हैं। तो इसी तरह आप पढ़ते रहिए दोस्तों। और एक ही बात कहना चाहूँगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इस प्रकार दोस्तों आप सभी लोग बने रहिएगा। और कहते हैं कि जब आप मेहनत करते हैं तो भगवान भी आपकी मेहनत देखता है, और भगवान भी आपको अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचाता है। वो कहते हैं कि ईसा की अब्द से जब दूर किनारा हुआ तो डूबती हुई नैया का एकमात्र भगवान सारा हुआ।